हेलो प्यारे बच्चे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, सिमिलर क्वांटिटी के डायमेंशन और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन के कौन कौन से यूज है, यानी कहां कैसे हम लोग डायमेंशन को यूज करते हैं। तो आज डायमेंशन के यूज का या डायमेंशन के एप्लीकेशन का पार्ट 1 आपके साथ है। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस की जाएगी और पार्ट 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो आपके साथ लेकर के आए हूं बच्चे, आपकी यूटीज में, आपके हाफ ईयरलीज में इसी पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही 2 मार्क के क्वेश्चन या 3 मार्क के क्वेश्चन या 5 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए ये जो दोनों ही पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को अच्छे तरह से समझेंगे। आज पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 को शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। डेफिनेटली आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और आपके यूटीज और आपके हाफ ईयरली बहुत अच्छे चले जाएंगे। तो बिना देर के हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन का यूज या एप्लीकेशन का पार्ट 1। और पार्ट 1 में डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी जो फिजिकल इक्वेशन होते हैं वो डायमेंशनली तब करेक्ट होते हैं जब उसके एलएचएस और आरएचएस में जितने भी टर्म है उनके डायमेंशन आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आपके पेपर में 1 मार्क्स में ये लिखने के लिए भी आ जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ each dimension of each and every term on either side of the equation should be same. That is कि अगर मान लो हमने यहां लिखा है m पर पावर a, l पर पावर b और t पर पावर c, और RHS में है m to the power of x, l to the power of y and t to the power of z। तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली तब करेक्ट होगा जब a is equal to x, b is equal to y एंड सी इज इक्वल टू जेड हो जाए। यानी आपको एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन सेम दिखनी चाहिए। अगर है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। अगर मान लो इसमें एक टर्म और जुड़ा हुआ है तो उस टाइप का भी डायमेंशन इसके इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब तीनों के ही डायमेंशन आपस में इक्वल होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जिसका हम लोग यूज आज के एप्लीकेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का पहला एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या है। कहता है पहला एप्लीकेशन, देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन आपका कहता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल फॉर्मूला। यानी कोई भी फिजिकल फॉर्मूला या फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए हम मेथड ऑफ डायमेंशन यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ। कहता है कि SNF इज इक्वल टू यू प्लस ए 2n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है? पहले हम देखिए कि यहां पर SNF क्या है। SNF है डिस्टेंस इन nth सेकंड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड। ठीक है, SNF U है इनिशियल वेलोसिटी, A है एक्सेलरेशन और N है यहां पर टाइम। बाकी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन हमें यहां सिर्फ ये दिखाना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए क्या करना बच्चे, तरीका जो मैं बता रहा हूं उसी तरीकों को फॉलो करना है। आप क्या करोगे, लिखना पहले LHS है ना। सबसे पहले आप क्या लिखना, LHS। ठीक है, LHS लिखो। हमने यहां लिख दिया LHS। LHS में जो टर्म है उसको लिखिए। तो LHS में जो टर्म है वो है SNF। ठीक है, अब क्योंकि SNF के बारे में क्या कहा, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड यानी 1 सेकंड। तो बेसिकली ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो डिस्टेंस के लिए जो डायमेंशन यूज करें वो L है और टाइम के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो है T। तो ये बन जाएगा L T - 1। ये हुआ LHS। अब हम RHS में जाएंगे और उसको देखेंगे कि उसका डायमेंशन क्या आ रहा। अब लिखना RHS। RHS में क्या बच्चा, U है प्लस A है 2n-1 है डिवाइडेड बाय 2 है। अब देखो यहां पर u इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस की वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो उसके डायमेंशन सेम ही होते हैं। डायमेंशन सबका लिखना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जाकर के आप लास्ट क्लास को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर u वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L T - 1। ठीक है, ये लिख दिया, प्लस यहां ए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L T - 2 है ना। ये इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, लिख दिया। इनटू यहां पर जो 2 है वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। n टाइम है तो यहां पर t लिख दो, है ना। -1
न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और डिवाइडेड बाय 2 है तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब देखो क्या बना बच्चा, अब ये बन गया LT माइनस 1 और प्लस LT माइनस ये -2 प्लस 1 है ना, तो ये हो जाएगा -1। तो देखो आप क्या देख रहे हो, ये जो टर्म है इसका डायमेंशन, ये जो टर्म है इसका डायमेंशन, और LHS का डायमेंशन सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं LHS। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि LHS का जो डायमेंशन वही RHS के हर टर्म का डायमेंशन है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो हम यहां लिख देंगे LHS और यहां लिख देंगे डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको लिखना है डायमेंशनली करेक्ट लिखना है, ये नहीं लिखना कि सिंपली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट क्यों लिख रहे हैं इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे किसी अगर कोई आपसे पूछ दे कि हम यहाँ पर डायमेंशनली करेक्ट क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ हम करेक्ट भी तो लिख सकते थे। तो आप उसको समझाओगे कैसे, देखो उसको समझाना कैसे बच्चे, देखिए इसको आप इसको ऐसे समझा सकते हो कि अगर मान लो अगर हम SNH चेक करते और यहां पर U अब प्लस A और 2n माइनस 1 होता, अगर हम इसको भी चेक करते हैं तब भी ये करेक्ट होता है ना, जब इसको भी हम अगर हम डायमेंशन से चेक करेंगे तब भी ये करेक्ट है। लेकिन ये एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ये हमें कैसे पता चले, क्योंकि हमने तो SNH का फॉर्मूला ड्राइव ही नहीं करा है। तो अगर आप डायमेंशनल चेक करोगे तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट होगा, और इससे पहले जो मैंने बताया वो भी डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। बट दोनों में एक्चुअल में कौन करेक्ट है ये तो हमें नहीं पता है, इसीलिए हमें लिखना पड़ता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि एक्चुअल में जो करेक्ट फॉर्मूला है वो हम आगे की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, यानी जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। तो हमें तो ये सिर्फ देखना था कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, वो सिर्फ हमें बताना। तो करेक्ट ये भी है और करेक्ट इससे पहले वाला भी है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट ये, इसलिए आपको यहां पर डायमेंशनली करेक्ट ही लिखना जरूरी है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। नेक्स्ट एप्लीकेशन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल। अब आइए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर। एक एग्जांपल और देखिए, यहां पर न्यू इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी बाई एम है, जहां टी टेंशन है, टेंशन मींस फोर्स, एम मास पर यूनिट लेंथ है और एल लेंथ है, और यहां पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। तो हमें ये देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, LHS चेक करते हैं, LHS पे जाएंगे। LHS में क्या है बेटा, न्यू। अब न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां पर इसका जो डायमेंशन होगा 1 अपॉन टी, यानी टी पर पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया LHS का। अब आते हैं हम लोग RHS में। RHS पे जाओ और RHS का डायमेंशन लिखो। RHS में क्या है, 1/12 है अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय एम है। अब देखिए यहां पर 1/2 एल का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ है, एल ही हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, इनटू अंडर रूट टी है टेंशन यानी फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी -2 डिवाइडेड बाय, फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि बेटा आप फोर्स वाला डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले उसी से कनेक्टेड है। डिवाइडेड बाय मास, मास पर यूनिट लेंथ है ये, यानी मास अपॉन में लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास यानी L डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय L होगा, ये M डिवाइडेड बाय L। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा ये बताओ, ये 1/L रह जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट ये L तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा M L स्क्वायर T -2 और डिवाइडेड बाय M। ठीक है, M से M ये कैंसिल हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/L है। ठीक है, अब देखो ये भी रूट से बाहर आएगा L, ये भी रूट से बाहर आएगा T पर पावर -1। ठीक है, T पर पावर -1, L से L कैंसिल हो गया, तो ये आ गया क्या बेटा, T पर पावर -1। क्या ये LHS नहीं है, क्या ये LHS नहीं है, तो ये हो गया LHS। तो रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ये ध्यान रखना, डायमेंशनली करेक्ट ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 1 है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और ये जो एप्लीकेशन है ना बेटा, ये एप्लीकेशन नंबर 2, ये आपके 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं और 5 मार्क्स में। ऑब्वियसली जब 5 मार्क्स में आएंगे तो एडिशनल क्वेश्चन भी इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन 3 और 5 दोनों के साथ ये दिखते हैं, 2 में कम होते हैं, 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के होंगे। अब आइए इसका क्या एप्लीकेशन है समझिए। ये कहता है कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला है उसको ड्राइव करना, यानी
किसी रिलेशन को, जैसे है ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये एक रिलेशन, इसको ड्राइव कर लेना, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को ड्राइव करना, फिजिकल रिलेशन को ड्राइव करना, फिजिकल इक्वेशन को ड्राइव करना, अब कैसे ड्राइव करेंगे उसको समझिए। आपको करना क्या है कि जैसे मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी x है और ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है एक a पर, एक b पर और एक c पर, इन तीनों पर ये डिपेंड कर रहा है। अब हमें ये करना क्या है कि ये x का इनके साथ कैसा रिलेशन है, इस रिलेशन को डेराइव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मान लेना होगा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो a है ना, a है, इसके ऊपर डायमेंशन ले लो a, यानी पावर ले लो a, दूसरा b पर डिपेंड करो तो b पर पावर ले लो b, और c पर डिपेंड करो तो c पर पावर ले लो c। यहां पर आप a b c के जगह x y z भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो एक कांस्टेंट लगा देंगे k, a टू द पावर ऑफ a, b टू द पावर ऑफ b और c टू द पावर ऑफ c। अब यहां पर हमारा टारगेट होगा कि ये जो हमने पावर लिखा हुआ है a b c, इस पावर को हम निकालेंगे। यही पावर निकालना इस डेरिवेशन का मेन स्टेप होगा। और उसके बाद जब पावर आ जाए, जैसे एबीसी आ गया, उस एबीसी की वैल्यू को हमें सिर्फ यहां रख करके सिंप्लीफाई कर देना है, हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ना। बेसिकली मैंने इसके साथ 3 एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग टाइप से है और तीनों कोई कैटेगरी है, और उस 3 कैटेगरी पर हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, उससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो आइए पहला कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी हैं, इसलिए जो है ना, जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी V डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इसको पता है ईटा कहते हैं ना, ईटा, नीटा भी कोई कहता है, हम लोग इसको ईटा ले रहे हैं। रेडियस ऑफ द ट्यूब R, प्रेशर ग्रेडियंट P/L, सो डेराइव द रिलेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पर जो देख रहे हो कि ये जो V है ना, वो 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा। कौन कौन क्वांटिटी बेटा? एक डिपेंड कर रहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा, दूसरा डिपेंड कर रहा R, अब तीसरा डिपेंड कर रहा कितना, P/L, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट P/L। इन 3 पर ये डिपेंड कर रहा। अब मैंने कहा है कि आप मान लेना कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ऑफ A, R टू द पावर ऑफ B और P/L टू द पावर ऑफ C, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ और एक कांस्टेंट लगा दो तो K, ईटा टू द पावर ऑफ A, R टू द पावर ऑफ B और P/L टू द पावर ऑफ C। अब ये हुआ स्टेप नंबर 1, है ना, ये हो जाएगा बेटा क्या, स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब हमारा टारगेट होगा कि ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना। उसके लिए हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। अब देखो यहां पर स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करना। अच्छा, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ना कि स्टेप वाइज कैसे आप याद कर लोगे। कि स्टेप 2 में क्या करना है कि एलएचएस में जो फिजिकल क्वांटिटी उसका और आरएचएस में जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। ये तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। तो V के बारे में कह रहा है इट इज अ रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। तो यहां पर ये जो V है ना, ये वॉल्यूम पर सेकेंड है। ये जो है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है, ये है वॉल्यूम पर सेकेंड। तो अगर ये वॉल्यूम पर सेकेंड है तो इस V का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब और अपॉन में सेकेंड है तो T आ जाएगा, तो T पर पावर -1, है ना। तो ये LHS का डायमेंशन हो गया। अब हम जाएंगे RHS में। RHS में है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। K का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है M, L पर पावर -1, T पर पावर -1। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस पर पावर है A, तो यहां लिख दो A पावर, ठीक है। उसके बाद है R है रेडियस यानी लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा L, इस पर पावर B लिख देंगे, ठीक है। तीसरा है P/L यानी प्रेशर पर यूनिट लेंथ। तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ है तो प्रेशर का होता है M, L पर पावर -1 और T पर पावर -2। ये प्रेशर हो गया डिवाइडेड बाय लेंथ यानी L, ठीक है। ये उस पर पावर कितना बेटा C है, तो यहां पर पावर हो गया C, ठीक है। अब देखो RHS को थोड़ा सा ठीक करो, है ना। M के पावर को M के साथ करो, L के पावर को L के साथ करो, T के पावर को T के साथ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो M पर पावर 1 है
एल पर पावर -1 है, टी पर पावर -1, ठीक है। अभी इसको पावर एज इट इज रहने देते हैं। यहां पर कितना हुआ, एल पर पावर बी, सॉरी एल पर पावर बी। अब इसको थोड़ा ठीक कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा m, है ना, एल पर पावर देखो -1 है तो -2 हो जाएगा, और टी पर पावर -2 पावर c। अच्छा ध्यान से रखो, जब बनाओ ना तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट बनाओ, क्योंकि देखो फास्ट बनाओगे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप स्लो बनाओ और कॉन्सेंट्रेट होकर बनाओ ताकि किसी तरह की मिस्टेक ना हो। अब देखो जैसे यहां पर अब पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो m पर पावर हो जाएगा a, l पर पावर हो जाएगा -a, और t पर पावर होगा -a, ठीक है ना, ये इंटू l पर पावर हो जाएगा b, इंटू यहां पर देखो m पर पावर हो जाएगा c, l पर पावर हो जाएगा -2c, और t पर पावर हो जाएगा -2c, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब जैसा मैंने कहा कि m के पावर को एक साथ कर लो, है ना, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में जो पावर होते हैं वो ऐड होते हैं अगर बेस सेम हो, है ना। तो जो m है इसका पावर कितना हो जाएगा, एक m पर पावर a है और एक m पर पावर c है, तो ये हो जाएगा a प्लस c, ये हो गया m, ठीक है। चलो ब्रैकेट दिखाएंगे, अब उधर आ जाओ, l पर पावर कितना बेटा -a, यहाँ l पर पावर प्लस b, और यहाँ l पर पावर -2c, तो यहां पर l पर पावर हो जाएगा -a प्लस b -2c, ठीक है, ये l हो गया। उसके बाद जाएंगे t पर यहां पर -a है, t पर -a है, और यहां पर t पर -2c है, तो यहां पर -2c, ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग जाएंगे और जो LHS में डायमेंशन है और RHS के डायमेंशन उसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी इक्वेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होता है जब उसके पावर यानी डायमेंशन सेम होंगे। तो अब मान लो कि यहां पर देखो, यहां LHS में m पर पावर कुछ नहीं था, इसका मतलब 0 लगा दो, l पर पावर कितना था 3, t पर पावर कितना था बेटा -1, और RHS में हमने देखा कि m पर पावर है a ना, क्या है a प्लस बी शायद, है ना, m पर पावर a प्लस सी है, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस सी, ठीक है। l पर पावर है -a प्लस b -2c, -a प्लस b -2c, -a प्लस b -2c, है ना। मिस्टेक कहीं भी हुआ थोड़ा सा भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो -a। अच्छा c पर है -a -2c, -c पर है यानी t पर है, सॉरी t पर है -a और -2c, ठीक है, ये हुआ। अब आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, स्टेप 3 पर जाना है। कौन से स्टेप पर, स्टेप 3 पर। और स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए पावर को आपस में इक्वेट करेंगे, यानी इस m का पावर m से, तो हो जाएगा a प्लस c इक्वल टू 0, फिर कौन है -a प्लस b -2c इक्वल टू 3, ठीक है, और उसके बाद है -a -2c इक्वल टू हो जाएगा कितना, इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसे 3 मान लो, और इसे 4 मान लो। 1 हमने किसे माना है, 1 हमने माना है इस वाले को, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हमें क्या करना है, जब हम इसको लिख दें तब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है और ABC की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करके ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आपको करना क्या है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, बट स्टिल कि मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं फटाफट। जैसे यहाँ पर देखो a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन अगर हम 2 देखें तो चूंकि a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू -c निकाल लो, ठीक है, और इस वाले वैल्यू को यहाँ रख दो, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन 4 में जाकर के इसकी वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन 4 में -a, तो a के जगह में हम लोग लिखेंगे क्या बेटा -c, तो -c हो जाएगा, है ना, ये बाहर माइनस था और a की जगह -c लिख दिया। अब -2c इक्वल टू -1, तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस c -2c, है ना, तो डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, इस स्टेप को। देखो ये प्लस c और ये -2c, तो प्लस c और -2c हो तो -c इक्वल टू -1, तो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जैसे c का वैल्यू आया तो उस c की वैल्यू को आप यहां रख दो, तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो c का वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो a का वैल्यू आएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब आप क्योंकि a इज इक्वल टू -c है,
तो a इज इक्वल टू माइनस सी की वैल्यू रख दो 1, तो a का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, तो c भी आ गया और a भी आ गया। अब बचा हमारे पास b को निकालने के लिए a और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। तो इक्वेशन 3 में जाओ और इसमें a और जो c है ना उसकी वैल्यू को रख दो। तो इक्वेशन 3 में जाकर के a और c की वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर जो a है वहां पर रख दो कितना बेटा -1, तो यहां पर -1 हो जाएगा, प्लस b आपका टारगेट है। अब -2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहां पर सी की जगह में 1 रख दो, इक्वल टू हमारा कितना है 3, तो यहां पर 3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और b की वैल्यू निकालो, तो ये देखो ये +1 हो गया, 1 प्लस b, अब माइनस ये हो गया 2, ठीक है, तो इक्वल टू 3, तो यहां पर जो b की वैल्यू आएगा ये कितना जगह बचा -1 इधर बचेगा, उधर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, तो b का वैल्यू हो गया 4। तो देखो a आ चुका, b भी आ चुका, c भी आ चुका। जब तीनों ही वैल्यू आ जाए तो हम लोग चले जाएंगे स्टेप नंबर 4 में। अब हम लोग चले जाएंगे स्टेप नंबर 4 में, स्टेप 4। अब स्टेप 4 हमारा ये कहता है कि इसके एबीसी की वैल्यू रखो और उसको सिंप्लीफाई करो। तो एबीसी की वैल्यू रखेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में जाओ और एबीसी की वैल्यू रख दो। तो यहां पर इक्वेशन 1 में क्या है, v इज इक्वल टू k, है ना, और ईटा पर पावर a था, है ना, r पर पावर b था, और p बाय l इस पर पावर हमारा c था। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू रख दो सारे, तो ये k हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा ईटा पर पावर 1, r पर पावर b का वैल्यू 4 था, तो यहां 4 लिखो, और ये हो जाएगा p बाय l इस पर पावर कितना बच्चा, नहीं a का वैल्यू कितना था हमारे पास, सॉरी a का वैल्यू -1 है, सॉरी, है ना, a का वैल्यू -1 है, तो यहां पर -1 रखाएगा। ठीक है, और यहां पर c का वैल्यू 1 है, तो v इज इक्वल टू, देखो अब क्या बना, k r पर पावर 4, p पर पावर 1 और डिवाइडेड बाय ईटा, नीचे चला जाएगा, सिंप्लीफाई भी करना है, यानी कि वैल्यू भी रखना है और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस हटाओ के नीचे ले जाओ, तो ईटा और एक एल यहां पर भी है ना, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, बेसिकली ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये रिजल्ट आप लिख दो भाई कि चलो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर, सो दिस इज द रिजल्ट, और ये आपका 3 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन भी देखते हैं, एप्लीकेशन नहीं है सॉरी, इसका दूसरा एग्जांपल, मैंने कहा कि 3 एग्जांपल ले रहा हूं, तो पहला एग्जांपल क्लियर है, अब दूसरे एग्जांपल पर आइए, ये भी देखो, ये दूसरा, ये मतलब देखो एप्लीकेशन 2 ही चल रहा है, लेकिन उसके 3 मैंने एग्जांपल लिया और तीनों अलग अलग कैटेगरी का है। तो एक कैटेगरी समझाया, अब जो दूसरा कैटेगरी है उसमें देखो, इसमें आता है प्रूफ करने के लिए कि भाई इस तरह से प्रूफ करो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसको समझिए। अब यहां पर देखो, जैसे टाइम पीरियड टी है, डिपेंड ऑफ द प्लेनेट, डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो टाइम पीरियड है ना, ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने का जो पहला 4 स्टेप्स है ना, तो वो तो एज इट इज रहेगा, बस लास्ट में एक स्टेप हम ऐड कर लेंगे, बाकी सब स्टेप सेम रहेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में चले जाएंगे, तो स्टेप 1 में, सॉरी, तो स्टेप 1 में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 में चले जाएंगे, तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप, तो हम फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में हमने बताया डायरेक्ट लिखेंगे स्टेप 1, और इसमें लिखेंगे जो डिपेंड कर रहा है वो टी डिपेंड कर रहा है किस पर, रेडियस पर, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस पर पावर ए ले लो, मास पर तो मास और इस पर पावर बी ले लीजिए, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, तो इस पर पावर सी ले लो, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, तो ये हो जाएगा के आर पर पावर ए, एम पर पावर बी और जी पर पावर सी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। तो इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद हम चले जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर 2 में चले जाइए। स्टेप 2 में क्या होगा, एलएचएस का डायमेंशन रखेंगे, तो एलएचएस में टी है, तो टी पर पावर 1, है ना, और आरएचएस का डायमेंशन रखेंगे, तो के तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, आर का डायमेंशन एल हो जाएगा, तो यहाँ एल पर पावर ए हो जाएगा। ठीक है, एम मास है, कैपिटल एम लिख दो, इस पर पावर हो जाएगा बी, और ये है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है m पर पावर -1, l पर पावर 3 और t पर पावर -2, ये होता है, और इस पर पावर हो जाएगा c। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो यहां पर हो जाएगा l पर पावर a इंटू m पर पावर b इंटू ये m पर पावर -c
इंटू एल पर पावर 3c और इंटू टी पर पावर -2c। ठीक है, अब पावर सेम टर्म वाले के पावर को आपस में ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहां हो जाएगा एम कितना है, तो एम 2 है, एक यहां है, तो एम 2 है, तो एम पर पावर हो जाएगा ए बी, एम पर पावर बी और प्लस दूसरा पावर है -c, तो यहां पर b -c हो जाएगा। एल पर पावर देखो, यहां पर एल है, एल पर पावर एक a है और एक 3c है, तो a प्लस 3c, a प्लस 3c, और उसके बाद एक t दिख रहा है, t पर पावर -2c है, तो यहां पर हो जाएगा t पर पावर -2c। ठीक है, ये हो गया। अब आप स्टेप नंबर 2 में, यानी LHS में जो बना वो है t पर पावर 1 और RHS में ये आपके पास आ गया। अब हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके आपस में पावर को इक्वेट करना है। तो यहां पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करें तो m पर पावर b माइनस c है, जबकि LHS में m तो है ही नहीं, m पर पावर 0 है, तो यानी b माइनस c को हम 0 से इक्वेट करेंगे क्योंकि m LHS में 0 है, c l भी LHS में नहीं है, तो इसका मतलब है कि a प्लस 3c इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे, है ना। ये हम लोग स्टेप नंबर किस में इंटर कर गए बच्चा, स्टेप नंबर 3 में इंटर कर गए। और उसके बाद है टी पर पावर -2c और यहां पर टी पर पावर 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो यहां लिख दो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, चाहो तो लिख दो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, होमोजेनिटी। ठीक है, तो चाहो तो आप लिख दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब जब हमने इक्वेट कर दिया, तब हम इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सी का वैल्यू तो यहीं से निकल गया, तो सी की वैल्यू हो गया -1/2। अब जब सी आ गया तो बी भी आ जाएगा। हम लोग सी की वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं ना, तो अगर आप यहां रखोगे तो देखो b माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो b अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू हो जाएगा -1/2, है ना, b की वैल्यू -1/2। तो यहां से b की वैल्यू आ गई, c का वैल्यू आ गया -1/2 और b का वैल्यू भी -1/2 आ गया। जब a और b आ जाए तो इस c की वैल्यू यहां रख दो, तो आपका a की वैल्यू भी आ जाएगा, तो c की वैल्यू रख दो, तो a प्लस 3c इक्वल टू आपका 0 है, तो a प्लस 3 और c का वैल्यू है -1/2 इक्वल टू 0, तो a -3/2 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो गया 3/2, है ना। तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। a आया इतना, b हमारा आया -1/2, है ना, b हमारा आया -1/2 और c हमारा आया -1/2। ठीक है, तो ABC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब जब ABC की वैल्यू आ जाए तो हमने कहा स्टेप नंबर आप किस पे चले जाओ, 4 पे, तो स्टेप 4 पे जाओ। स्टेप 4 में क्या करना है कि इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 वहां पर वैल्यू रख देना। तो इक्वेशन 1 में क्या है बेटा, t इक्वल टू k, r पर पावर a था, तो a के जगह में कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, और उसके बाद b है हमारा क्या, यहाँ पर देख लीजिए, m पर पावर b और g पर पावर c, तो m पर पावर -1/2 और g पर पावर भी -1/2। ठीक है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k r पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय m पर पावर 1/2 और g पर पावर 1/2। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप 3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में चले जाएंगे, है ना, एक स्टेप इसमें और बढ़ जाएगा, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि प्रूफ को ध्यान में रखते हुए, जो प्रूफ को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें स्टेप 5 में करना क्या है। प्रूफ में हम देख रहे हैं कि LHS में t स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और जब यहां स्क्वायर होगा बेटा, देखो k r पर पावर 3/2 है और m पर पावर 1/2 है और g पर पावर 1/2 है। तो जब आप यहां स्क्वायर करोगे ना तो 2 जो डिवाइड में है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे है ना, इस तरह से हो जाएगा कि अगर a पर पावर 1/2 है, इस पर पावर 2 है ना, तो पावर मल्टीप्लाई होता है ना बच्चा, इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऐसे। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे ना तो ये स्क्वायर सब पर जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा। तो जब सब पर स्क्वायर जाएगा तो यहां हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा k स्क्वायर, और इसका नीचे का 2 हट जाए तो r पर पावर क्यूब, यहां पर m पर पावर 1, g पर पावर 1। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब अगर मान लो, देखो मास, ये जो पूरा फैक्टर है,
अगर हम इस पूरे फैक्टर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लें, ये पूरे फैक्टर को, तो हमें पता चलता है कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कितना, आर क्यूब के, है ना। यानी आप क्या करना कि जिसके साथ रिलेशन बनाना है उसको उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो, बाकी सब एज ए कांस्टेंट चला जाएगा। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये भी एक 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। अब थर्ड एग्जाम्पल यानी तीसरा टाइप, है ना, वो भी देखिए। अब तीसरे टाइप पर आइए। अब इसमें हमें देखना है, यहां पे क्या देख रहे हैं कि 2 टर्म है आरएचएस में, ये प्रूफ करना है कि हमारा जो रिलेशन है वो ऐसे हमें निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर मान लो ये रिलेशन ड्राइव करना है तो हम इसको 2 पार्ट में लेंगे, है ना। एक ले लेंगे S1, ठीक है, और इसको इसके साथ कांस्टेंट लगा दो K1, और जिस पर ये डिपेंड कर रहा है, U पर डिपेंड कर रहा है तो इस पर A पावर ले लो, है ना, T पर डिपेंड कर रहा है तो T पर B पावर ले लीजिए, ठीक है। अब इसको पहले ड्राइव कर लो, है ना, तो इसको पहले ड्राइव कर लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा S1 L लेंथ है तो यहां L पर पावर 1 हो जाएगा, K न्यूमेरिकल कांस्टेंट हटा दो, U वेलोसिटी है तो LT माइनस 1 हो जाएगा, इस पर पावर कितना बचा, A। यहां T है तो कैपिटल T लिखो, इस पर पावर कितना, B, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा L पर पावर A और T पर पावर माइनस A, ठीक है, इंटू T पर पावर B। L यहाँ L पर पावर A है और T पर पावर हो जाएगा माइनस A और प्लस B, ठीक है। अब बाय डायमेंशन को कॉन्सेप्ट कहता है कि पावर आपस में इक्वल होंगे, तो A पर पावर यहाँ 1 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और माइनस A और प्लस B इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि LHS में टाइम नहीं है। तो यहाँ पर A माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर A की वैल्यू रख दो, तो माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो B का वैल्यू हो जाएगा 1, तो A का भी वैल्यू आ गया और B की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा बेटा, S1 आ जाएगा। तो S1 का वैल्यू हो गया कितना, K, U पर पावर A है, A का वैल्यू 1 और इंटू में T है ना, तो T पर पावर भी 1 हो जाएगा। तो S1 का वैल्यू आ गया K U इंटू T, ठीक है, आ गया हमारा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, नहीं इसे इक्वेशन नंबर, हाँ चलो 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आएंगे नेक्स्ट में, है ना, ये पार्ट 1 हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में ले लो, है ना, ये पार्ट 1, इसको 2 पार्ट में लीजिए, पार्ट 1 हो गया। अब आइए पार्ट 2 में, पार्ट 2 में क्या करना है, इस वाले पार्ट को, तो इसे S2 के ऊपर ले लो, है ना। S2 इज इक्वल टू K A पर पावर X मान लेते हैं और B पर पावर, नहीं B नहीं, कौन है, T है, तो T पर पावर Y मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से उसमें A भी माना था, इसमें XY मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि A ऑलरेडी इसमें है इसलिए A मानेंगे नहीं। अब यहां पर लेंथ L, ठीक है, और K न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसको K2 मान लो, है ना, K2 मान लो, तो K2 हो गया। अब यहां पर X पर पावर A एक्सेलरेशन है तो LT माइनस 2 और पावर कितना बचा, X इंटू T हो गया पर पावर Y, है ना। तो L इज इक्वल टू, ये हो गया L पर पावर X, T पर पावर माइनस 2X और इंटू T पर पावर Y, ठीक है। L इज इक्वल टू X, सॉरी यहाँ हो गया L पर पावर X, T पर पावर कितना, नहीं कितना जाएगा, L पर पावर X माइनस 2X, एक मिनट सॉरी, हाँ। अब क्या हुआ देखो, नेक्स्ट में, तो L इज इक्वल टू, यहां पर L पर पावर X हो गया और T पर पावर माइनस 2X प्लस Y हुआ। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर लीजिए, तो यहां पर X इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, L के पावर को L के पावर से इक्वेट करेंगे तो X पर पावर 1 है यहां पर, तो X इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां तो LHM से T है नहीं, तो RHS में माइनस 2X प्लस Y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब यहां पर माइनस 2 इंटू एक्स वैल्यू 1 रख दो, प्लस Y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 प्लस Y इक्वल टू 0, तो Y की वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। तो X और Y दोनों आ गया। जब X और Y की वैल्यू आ जाए तो हम यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे। सो देयरफॉर S2 इज इक्वल टू हो जाएगा K2, A पर पावर X था जिसकी वैल्यू 1 है, यहाँ 1 कर दो, और T पर पावर 2 हो जाएगा, तो S2 की वैल्यू हो गया K2 A T स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। जब S1 और S2 दोनों आ जाए, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है, S1 S2 दोनों आ गया हमारे पास। अब क्या करना होता है, लास्ट स्टेप, है ना, लास्ट स्टेप। अब हम लास्ट स्टेप पे जाएंगे। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा प्रूफ करना था ना, ये हमें प्रूफ करना था, तो अगर हम S1 प्लस S2 कर दें,
S1 प्लस S2 कर दें तो S1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? S1 की वैल्यू हमारे पास आ गया था K1 UT, अब प्लस S2 हमारे पास है K2, 2 लिख दो है ना, K2 AT स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर S1 प्लस S2 को S लिख दो है ना, और K1 की जगह में 1 कर दो UT, क्योंकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट है कुछ भी लिख सकते हैं, और K2 की जगह 1/2 लिख दो AT स्क्वायर, ठीक है। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन के मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरह से अगर कोई और भी टाइप होएगा, मतलब इसी तरह के तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एग्जांपल इस टाइप में इस एप्लीकेशन में डिस्कस किए, और तीनों ही अलग अलग एग्जांपल है। एक सिंपल है, एक थोड़ा सा ट्रिकी है, और एक जो है 2 टर्म वाले हैं, 2 या 3 टर्म हो, तो हम इसी तरह से ट्राई करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप वेट करना मेरे पार्ट 3 का, यानी पार्ट 3 में हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, यानी दूसरे एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो 2 एप्लीकेशन आज क्लास में डिस्कस किया, और 2 ही एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा ये डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे नेक्स्ट क्लास का वेट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह की जो लेक्चर है जैसे अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।